महान सातवाहन साम्राज्य। एक दौर में इस साम्राज्य ने दक्कन पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित किया था और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में भी ये साम्राज्य स्थित था। जिस राजवंश में मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर था, यानी कि माता के नाम पर पुत्र का नाम रखा जाता था, और साथ ही भारत के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार पेठ को जिस साम्राज्य ने स्ट्रॉन्ग किया था, इस साम्राज्य ने 400 से अधिक सालों तक शासन किया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस साम्राज्य की रहस्यमय जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस साम्राज्य की स्थापना का समय नियर अबाउट 230 to 60 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और इस साम्राज्य की स्थापना राजा सिमुक ने की थी। इस डायनेस्टी में नियर अबाउट 30 किंग्स हुए थे और उन 30 किंग्स में प्रचलित जो किंग थे, जैसे कि सिमुक, शातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री शातकर्णी, ये प्रमुख राजा थे इस पूरे राजवंश के। इन राजाओं ने इस सातवाहन राजवंश का नाम और गौरव बढ़ाया था। साम्राज्य को सातवाहन नाम इस साम्राज्य के प्रथम राजा सातवाहन से मिला था। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे द ग्रेट किंग सिमुक, जिन्हें सिंधुक भी कहा जाता है, और इनका समय था नियर अबाउट 230 to 207 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार सिमुक ने नियर अबाउट 23 ईयर तक शासन किया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, वायु पुराण के अनुसार अंध जातीय सिंधु कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके श्रृंगों का सारा आधिपत्य समाप्त कर पृथ्वी पर शासन करेगा, ऐसा वायु पुराण में वर्णन मिलता है। उसने अपने शौर्य और पराक्रम से दक्षिणापत पति की उपाधि धारण की थी। इस दक्षिणापत पति ने अपने सूझबूझ और चतुराई से इस साम्राज्य के जो लोकल गवर्नर्स थे, उनका पूरी तरह से विश्वास जीत लिया था और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया था। इस राजा ने अपने शौर्य, पराक्रम और चतुराई से इंडियन पेनिनसुला के बेहद ही बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सातवाहन राजवंश एक हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि इस राजवंश के राजा ब्राह्मण थे। और इस राजवंश के कुछ दस्तावेजों की अगर हमें स्टडी करनी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस राजवंश के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आज भी मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य में जुन्नर शहर के नजदीक नाने घाट की गुफाएं है, और ये नाने घाट की गुफाएं इस वजह से तैयार की गई थी ताकि पर राष्ट्र से जो भी व्यापारी हमारे भारत आते थे, उनसे उस जगह पे टैक्स वसूल किया जाता था। भारत का सबसे प्राचीन टैक्स बूथ नाने घाट में था। नाने घाट के नजदीक का पूरा क्षेत्र सातवाहन डायनेस्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था एक जमाने में, और कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार उनके अंतिम दिनों में उन्हें मार डाला गया था, बट इसका कारण अभी तक अज्ञात है। सिमुक का पुत्र था शातकर्णी और उसके भाई का नाम था काना, और जब सिमुक मर गया था उस समय उसका पुत्र बहुत छोटा था, तो इस वजह से सिमुक के भाई काना राजगद्दी पर बैठे, और उनके समय में भी उन्होंने अपने राज्य की जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं है, उन्होंने सुरक्षित किया। पूर्व आंध्र प्रदेश से लेकर नासिक के नाने घाट तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। ये काना, यानी कि इन्हें कृष्ण भी कहा जाता है, इनका उल्लेख नासिक की कुछ गुफाओं में मिलता है। इस काना ने तकरीबन 18 ईयर्स तक शासन किया था, और उसके बाद काना का भतीजा और सिमुक का पुत्र, जिनका प्रथम शातकर्णी नाम विख्यात है, जो असल वारिस थे इस सातवाहन राजवंश के गद्दी का, फिर उन्होंने इस शासन की प्रणाली की भाग दौड़ को अपने हाथ में ले लिया। राजा शातकर्णी का शासनकाल था 106 to 130 ईसा पूर्व। कुछ डॉक्यूमेंट्री के अनुसार एक बार कलिंग के राजा खारवे ने अपने सेना को सातवाहन साम्राज्य में भेज दिया, और सातवाहन राजवंश के जो लोकल गवर्नर्स थे उन्हें उन्होंने बंदी कर दी। जैसे ही ये खबर गौतमीपुत्र शातकर्णी को मिली, उनके दरबार में शातकर्णी बिल्कुल शांत रहे, और उनके दरबार के जो मुख्य गण, उनके सेनापति वगैरह, उनकी आपस में चर्चा होने लगी। दरबार में ऊहापोह मच गया, जैसे कि अब क्या करेंगे, युद्ध तो तबाही का कारण है, ऐसी किलबिल राज्य दरबार में होने लगी। और तभी कुछ देर बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया, सारी प्रजा शांत हो गई। तब शातकर्णी ने जोर से कहा, मृत्यु को देखकर भी जो लोग आगे की तरफ चलते हैं, ऐसे योद्धा ग्रह नक्षत्रों की चाल तक बदल देते हैं, तो ये क्या है शत्रु। जैसे ही राजा ने ये बात बोली, सारी प्रजा, सारे सैनिक, सभी का खून दुगनी तेजी से दौड़ने लगा।
जोर जोर से वो राजा का जयघोष करने लगे और इसी आत्मविश्वास के साथ राजा की सारी प्रजा उनके पीछे खड़ी रही। राजा शातकर्णी एक बेहद ही चतुर और पराक्रमी राजा था। उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय कलिंग की शक्तिशाली सेना को अपने राज्य से बाहर खदेड़ के दिया और अपने राज्य के सभी लोकल गवर्नर्स जो बंदी बन गए थे उन्हें छुड़वा कर अपने राज्य में पुनः लाए। प्रजा के लिए राजा का ये प्रेम लगाव देखकर सारे राज्य की जो जनता थी उन्होंने राजा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया था और इसी वजह से उन सारी जनता का उन्होंने विश्वास भी जीत लिया और कहा जाता है कि वे सदैव लोक कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये शातकर्णी जो राजा था इन्होंने धर्म रक्षा के लिए कई यज्ञ किए थे और इस राज्य के सारे छोटे बड़े कार्यों में उनकी पत्नी जो है जिनका नाम नागनिका था वो हमेशा उनके साथ रहती थी और उनकी पत्नी भी बेहद ही चतुर थी। सातवाहन काल में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार था, तभी तो हमें उस समय के कॉइन्स पर राजा और रानी इन दोनों का उल्लेख मिलता है। राजा शातकर्णी के मृत्यु के पश्चात उनकी रानी नागनिका ने नियर अबाउट 15 ईयर तक बड़ी ही कुशलता से इस सातवाहन साम्राज्य की दौर को संभाला था। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार उस वक्त की अर्थव्यवस्था में महिलाएं जो है वो प्रबल थी और हमें यह भी प्रतीत होता है कि मैट्रिलियल सोशल स्ट्रक्चर जो है उस समय का, यानी उस समय मातृवंशीय सामाजिक संरचना थी, यानी राजा का नाम उनके माता के नाम पर रखने की प्रथा थी। शातकर्णी के पश्चात कई राजा आए पर पहले जितना मजबूत सातवाहन राजवंश को वो नहीं बना पाए और कई समय के बाद सेंट्रल एशिया से आए शकों ने पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और इस दौरान शकों ने सातवाहन को पूरी तरह से हरा दिया था और शकों ने नासिक से लेकर पुणे तक अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस दौरान गौतमी पुत्र शातकर्णी का शासन आया था जो नियर अबाउट 106 to 130 ईसा पूर्व का उनका समय माना जाता है। पहले हारे हुए सातवाहन साम्राज्य के सैनिकों में आत्मविश्वास को जगाने वाले ये गौतमी पुत्र शातकर्णी थे और विदर्भ क्षेत्र पर आक्रमण करके जीत हासिल की थी। फिर उन्होंने नेपाल को हराकर नासिक क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने सातवाहन राजवंश के विस्तार को बढ़ा दिया। और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये प्रतीत होता है कि नेपाल ने गौतमी पुत्र शातकर्णी को सबक सिखाने के लिए उनकी पत्नी राजलक्ष्मी का अपहरण किया और गौतमी पुत्र शातकर्णी अपने पत्नी से बेहद ज्यादा प्रेम करते थे और इस कृत्य से वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उनका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया था कि उन्होंने नेपाल के सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और इस तरह से उन्होंने शक वंश को दक्षिण भारत से उखाड़ फेंक दिया। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार इस बात का जो वर्णन है गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता गौतमी यानी कि गौतमी बलक्षी जिन्होंने नासिक की गुफाएं बनवाई थी और इन सभी हिस्टोरिकल बातों का जिक्र जो है वो नासिक की गुफाओं में मिलता है। गौतमी पुत्र एक बहुत ही चतुर राजा थे, वो यही तक सीमित नहीं रहे थे, अब उनकी नजर महाद्वीपों पर पड़ गई थी। सातवाहन राज्य के पास भी एक नेवी सेना थी। उन्होंने महत्वपूर्ण महाद्वीपों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जैसे कच्छ, कल्याण, सोपारा, ऐसे नजदीक के पूरे महाद्वीपों पर अपना आधिपत्य उन्होंने स्थापित किया। द्वीप सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे उस समय में। अब आया समय सातवाहन राज्य के अंतिम राजा यशस्वी का, जिनका समय नियर अबाउट 170 to 200 ईसा पूर्व ये माना जाता है, जिन्होंने सातवाहन साम्राज्य को एक समृद्ध साम्राज्य बनवाया जैसे कि सिल्क, ऐसी कई अनगिनत चीजों का एक्सपोर्ट किया था उन्होंने। भारत के मसाले, सिल्क्स, ये जो चीजें हैं वो रोमन्स को बेहद ज्यादा पसंद थी और इन सभी चीजों के बदले रोमन्स हमें कई सारा सोना और चांदी दिया करते थे। इसके चलते कई सारा सोना और चांदी भारत में आया था। उस समय सातवाहन साम्राज्य एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी बन गया था और वो कहते हैं ना, जो भी साम्राज्य पावरफुल बन जाता है और एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है वो अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ उसी तरह का इस साम्राज्य के साथ भी हुआ। अब आया समय जब यशस्वी की मौत हो गई और जैसे ही यशस्वी की मौत हो गई इस साम्राज्य के कई टुकड़े हुए जैसे कि अभिरस, चुटु राजवंश, आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश, पल्लवा राजवंश, पश्चिम क्षत्रप राजवंश, ऐसे कई टुकड़ों में ये सातवाहन राजवंश बढ़ गया। ये सातवाहन साम्राज्य का एक अंत था। पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार जो सातवाहन काल में व्यापारिक प्रगति हुई थी वो आगे हमेशा चलती रही और सातवाहन साम्राज्य ने इतना सोना चांदी इकट्ठा किया था
और बेहद सारी संपत्ति को उन्होंने भारत देश में लाया था। तो अभी हमने सातवाहन राजवंश की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पूरी तरह से ले ली है। तो ये वीडियो जो है यही पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।